हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे कोलिजन के ऊपर। हम इलास्टिक कोलिजन इन 2D और इन इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन 2D का न्यूमेरिकल आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि इलास्टिक कोलिजन इन 1D जो हेड ऑन था उसका करना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सेम इसमें लगते हैं। प्लस इसमें थोड़ा ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि एंगल्स भी ऐड हो जाते हैं इसके अंदर थोड़े से। जो हेड ऑन कोलिजन है वो बहुत इजी होता है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैं इसका एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो कहता है कि एक बॉल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल है, इसका मास हम m मान लें। ठीक है, u1 suffers elastic collision with another identical ball at rest। एक और आइडेंटिकल बॉल है, इसका आइडेंटिकल है तो इसका मास भी m होगा, और ये रेस्ट पर है। इफ फर्स्ट बॉल मूव्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि कोलिजन के बाद सपोज करो कि ये स्थिति थी, ये फर्स्ट बॉल थी, ये सेकंड बॉल थी, दोनों का मास m था। ये गई 30 डिग्री पे, और जाहिर सी बात है ये v1 से गई होगी, ये v2 से गई होगी, और ये 30 पे गई है। तो हमें एक बात तो पता है कि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। तो θ1 अगर 30 डिग्री है तो θ2 कितना होगा? 60 डिग्री। ये बात तो साफ हो गई। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी कि हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन momentum is conserved। और हम क्या करते हैं 2D में, x डायरेक्शन का भी कंजर्व करते हैं मोमेंटम, और y डायरेक्शन का भी। तो पहले x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करें बच्चों। क्या होगा? इनिशियली मोमेंटम क्या रहा होगा इनका? mu1, यानी कि u1 तो 0.5 इंटू m प्लस 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसको हटा दूं, इज इक्वल्स टू उसका क्या होगा? mb1 cos 30 प्लस mv2 cos 60। ठीक है, m से m मर जाएगा, m से m मर जाएगा। ठीक है, तो 0.5 इज इक्वल्स टू v1 cos 30 होता है √3/2 प्लस v2 इंटू 1/2, या हम यहां से 1/2 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लिख सकते हैं फाइनली √3v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 1। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा इधर आ जाओ, y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करें। ये इधर होगा v1 sin 30, और ये इधर होगा v2 sin 30। तो 0 इज इक्वल्स टू, ये मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये अल्टीमेटली आता क्या है? sin 60 हो गए। v1 sin 30 is equals to v2 sin 60।
तो v1 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू v2 इंटू √3/2। तो v1 आ गया हमारा √3v2। v1 इज इक्वल्स टू √3v2। v1 की ये वैल्यू यहां पे रखें अगर हम, तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू v1 है ना, √3 इंटू √3v2 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 1, √3 इंटू √3 3v2 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, 4v2 इज इक्वल्स टू 1। तो v2 आ गई हमारी 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 क्या होगा, √3 इंटू 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसको तो आप खुद सॉल्व कर लेना। √3 की वैल्यू होती है 1.73, ले लो 1.73 इंटू 0.25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लो इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि अ रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg, कैरेज मतलब समझ लो आप डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा। अ रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर (36 इंटू 5/18) 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड्स विद स्टेशनरी कैरेज ऑफ सेम मास आफ्टर द कोलिजन दे मूव टुगेदर। आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा सीन रहा है बच्चों, ये कैरेज 1 है, ये 2 है, दे मूव टुगेदर विद स्पीड v। व्हाट इज देयर स्पीड, यानी कि हमें v की वैल्यू निकालनी है। व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस, इस तरह का केस में इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, हमने इनइलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन किया था, उसके बाद हमने KEF अपॉन KEI का रेशियो निकाला था। तो डायरेक्टली वो वाला प्रूफ ना पूछ के आपसे एग्जाम में इस तरह से भी बोल सकता है कि आपसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा लिया इनइलास्टिक कोलिजन का, आपसे एक नॉर्मल कोलिजन का न्यूमेरिकल सॉल्व करा लिया बोल के, और आपने v की वैल्यू निकाल दी। फिर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस, प्रूव योर आंसर। तो अल्टीमेटली आपको यहां करना क्या होगा कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। लेकिन यहां पे क्या है, वो न्यूमेरिकल टर्म्स होगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है और इनिशियल ज्यादा है। यहां पे आपको रेशियो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां देखो ध्यान से, अब मोमेंटम तो कंजर्व रहता है भाई साहब, तो मोमेंटम हम इक्वेशन पहले मोमेंटम की इक्वेशन लगा दो, सबसे पहले आसान चीज है। तो मोमेंटम क्या होगा, mu1 प्लस mu2 इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू v। यही होगा, यही होगा, दोनों का मास सेम है। तो लगा दो 9000 इंटू 10 प्लस 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पर था पहले, इज इक्वल्स टू 9000 प्लस 9000 इंटू v। तो क्या हो जाएगा, 9000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9000 इंटू v। तो एक से ये एक गया, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज देयर स्पीड,
कि भाई दोनों साथ में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे। ठीक है, अब हमने देखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ इंटू 9000 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस इसकी 0 रहेगी, तो ये 0। तो इनिशियली क्या आ रही थी हमारी, यह आ गई हमारी 9000 इंटू 10 अपॉन 2 5, तो 9 5 जा 45 और 1 2 3 4 जूल्स, 4,50,000 जूल्स या 450 किलो जूल्स, ये आ गई थी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखें, हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 9000 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 से 2 गया, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 45,000 इंटू 5, 225,000। ये थी आपकी 450 किलो जूल, ये है आपकी 225 किलो जूल। बड़ा कौन सा है दोनों में से, ये वाली बड़ी है। तो हम यहां लिखेंगे, देखो बच्चों लाइन देखो क्या लिखेंगे, सिंस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल implies type of collision is inelastic। खत्म क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोलिजन में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस या डेरिवेशन या θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ, या आपका कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है और ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इस तरह का कोई प्रूफ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं कोलिजन में, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए। फिलहाल आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वर्क एनर्जी और पावर का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन, देखना ध्यान से डेफिनेशन इसकी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन is defined as ratio of velocity of separation to velocity of approach। मतलब ये आपका रेशियो है किस चीज का, कि जब दो बॉडी टकराने के बाद जिस स्पीड से अलग हुई वापस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस स्पीड से वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सिंबल होता है इसका E, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा बच्चों देखो, जिस स्पीड से दो बॉडी अलग हो रही हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स टर्म में? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्यों? देखो कैसे बोला मैंने ये चीज, दो बॉडी हैं, ये इधर जा रहा है 10 की स्पीड से, ये इधर जा रहा है 10 की स्पीड से, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से 20 की स्पीड में अलग हो रही हैं। या अगर हम बोल दें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में क्या होता था कि इसको हम रेस्ट बोल दें और इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ऐड कर दें, या हम अल्टीमेटली इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते थे कि ये भी 10 से जा रहा है, ये इधर 10 से जा रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों 20 किलोमीटर की स्पीड से अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं, क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो उसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो ये होता क्या था? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये तो आ गई हमारी e की वैल्यू, ये तो आ गई हमारी e की वैल्यू। अब जरा देखो ध्यान से एक चीज, ध्यान से पढ़ो, लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी बार का। अगर मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन की, जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहती है। क्यों? देखो हमने पढ़ा था जब हम इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशंस कर रहे थे ना बच्चों, तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 पढ़ा था। तो इस केस में e की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। आ जाओ इन इलास्टिक पर, इन इलास्टिक पर आ जाओ जरा। तो बच्चों इन इलास्टिक की जो बात है, जो इन इलास्टिक की बात है वो क्या है? देखो पहले हम बात करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्योर इन इलास्टिक बोलते हैं इसको हम, या परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में हमने परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ा है। हमने क्या बोला है कि दो बॉडी है साहब, कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों साथ में v स्पीड से चलने लगे। ये u2 था, ये u1 था। तो लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ बच्चों कि v2 इज इक्वल्स टू v1 इज इक्वल्स टू v हो गया। तो v2 माइनस v1 क्या होगा? 0। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में E की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इनइलास्टिक में एक केस और आता है जिसको हम स्पेशली ट्रीट करेंगे, पार्शियली इनइलास्टिक। इसमें क्या होता है देखो कि एक बॉडी थी, दूसरी बॉडी थी, टकराई दोनों आपस में, एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन दोनों चिपक के नहीं चली। ये चली v1 से अलग, ये चली v2 से अलग। ये चली v1 से अलग, वो चली v2 से अलग। ठीक है, ये भी एक केस होता है इलास्टिक का। ये इतना डिटेल में पढ़ने की चीज होती नहीं, लेकिन
जानना चाहिए आपको। यहां पे क्या होगा, देखो परफेक्टली इनइलास्टिक नोट कर लिया आपने। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था कि V2 इज इक्वल्स टू V1, V हो गया तो E की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं पार्शियली इनइलास्टिक की। अब तो आप ये देखो पॉइंट देखो, सिंस some kinetic energy is lost during inelastic collision। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो बेटा होता ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि V2 माइनस V1 हमेशा छोटा होगा U1 माइनस U2 से। भाई U1 V1 से बहुत मतलब बड़ा तो है ही, U2 V2 से बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस में तो यही फर्क होगा। अगर इमेजिन करो इसका डिफरेंस 3 है तो इसका डिफरेंस 2 होगा। जस्ट एन एग्जांपल। तो ये बात हमें समझ में आई कि V2 माइनस V1 हमेशा छोटा होगा U1 माइनस U2 से, यानी कि E तो जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिशन में क्या है कि E 1 है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में क्या है 0। जो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये वाकई में जो प्रैक्टिकल केस होते हैं। कोलिजन में क्या होता है, दो गाड़ी टकराती हैं आपस में, कुछ एनर्जी वहां लॉस होती है, फिर वो दोनों अलग हो जाती हैं। पर आपका जो आइडियल सिनेरियोज होते हैं वो तो यही होते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो जो आइडियल सिनेरियो होते हैं या जिनको हम बोल दें पार्शियल इनइलास्टिक, वहां पे ई की वैल्यू कैसे वेरी करती है, 0 से तो बड़ी होती है बच्चों, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, लेकिन 1 से छोटी होगी, इलास्टिक भी नहीं होगी। ये है आपका पार्शियली इनइलास्टिक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हमारा वर्क एनर्जी पार खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे हम। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 दिनों में, आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल 31 अगस्त को देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 12 सितंबर या मैक्स टू मैक्स 15 सितंबर तक मैं वो चैप्टर ख़त्म कर दूं आपका। मुझे भी अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छा रहेगा। 10 तक का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 12 तक मैं उसको फिनिश कर दूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी देखते हैं कैसी प्रभु की इच्छा होती है। और उसके बाद हम फिजिक्स की कंटिन्यू करते हैं 2 चैप्टर के लिए, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा लेंदी है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप इसलिए कर पाता हूं कि वो इजी होते हैं, इजी टू सॉल्व होते हैं, तो फटाफट हम मैथ्स को थोड़ा कवर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मोमेंटम चाहिए फिजिक्स के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन, ये मैं ख़त्म करा सकूँ आपका। उसके बाद मैं कोई मैथ्स का टॉपिक लूँ, और अगर इनकेस आपको मैथ्स स्टार्ट करानी है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं मैथ्स स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।